हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी साइंस के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि दोस्तों की परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया था कि इसमें होता है क्या कि दोस्तों इसको तीरों द्वारा अंकित किया गया है कि सबसे पहले ये क्या होता है कि आइए जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित किया गया अनुसरण कीजिए और इस चित्र को मैं तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस फिर हृदय में रक्त का प्रवाह दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शरीर में पंप होता है। इसमें क्या क्या बोला गया है कि दोस्तों कि ये परिसंचरण तंत्र है कि बोला गया कि दाईं ओर से आरंभ करते हुए कि ये दाईं ओर से आरंभ करते हैं कि धमनियों से क्या करते हैं दोस्तों, शुद्ध रक्त ये है हृदय से फेफड़ों में जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ये क्या सॉरी ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त क्या करते हैं दोस्तों, हृदय से धमनी द्वारा हृदय से फेफड़ों में जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि वह पुनः फिर हृदय में आ जाते हैं कि वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होते हैं सॉरी दोस्तों, और फुफ्फुस धमनियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होते हैं जो जो हृदय से फेफड़ों में जाते हैं। फिर फेफड़ों से हृदय में आते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होते हैं। ये दिखाई जाएंगे। इसमें 11.3 में यही बोला गया कि दोस्तों कि चित्र 11 पर परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए और इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय में फेफड़ों में और वापस हृदय से फेफड़ों में फिर वापस हृदय में रक्त का प्रवाह की दिशा को दिखाई गई, जहाँ से वह शरीर से शरीर में पंप होता है। कि आइए आगे बढ़ते हैं। हृदय स्पंदन क्या होता है कि दोस्तों हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय के कक्ष की भित्तियां या पेशियां की बनी होती हैं कि हृदय की कक्ष जो होती हैं भित्तियां पेशियां की बनी होती हैं दोस्तों कि जो ये दिखाई गई दोस्तों, हृदय की कक्ष भित्तियां जो होते हैं दोस्तों ये पेशियां से बनी होती हैं, इसी को दर्शाया गया कि ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये लयबद्ध से क्या करते हैं, संकुचन करती है और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन या उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। कि क्या होता है कि दोस्तों कि हृदय के कक्ष की, या इसमें बोला गया है कि हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियां की बनी होती हैं और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है, और लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। कि पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति, तो आइए जानते हैं कि ये पेशियां लयबद्ध से संकुचन और विश्रांति दोनों करते हैं, तो जिस कारण से ये लगातार करते रहते हैं, इसी को हार्ट बीट कहते हैं दोस्तों। कि लयबद्ध संकुचन और विश्रांति ये दोनों प्रकार के जिसे हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहते हैं कि हृदय के कक्ष की पेशियां की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, और यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहलाते हैं। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है। कि हृदय का स्पंदन या हार्ट बीट दोस्तों कि होता है कि दोस्तों जब भी हमारे हार्ट बीट रुक जाएंगे या हृदय धड़कना बंद हो जाएंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसलिए क्या बोला गया कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होते रहता है। यदि आप अपने वक्ष की दाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन या धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। इसने क्या बोला कि दोस्तों कि हृदय का स्पंदन जीवन कि यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ, कि हमारे हार्ट कहाँ होते हैं दोस्तों, हमारे हार्ट जब भी होते हैं बाईं तरफ होते हैं कि दोस्तों, जब भी हम लोग किसी को या दिल के रूप में किसी को इंगित करते हैं तो हमारे थोड़ा बाईं ओर से इंगित करते हैं दोस्तों, हाथों से बना करके। इसलिए हमारे क्या बोला गया कि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखते हुए और अपने हृदय स्पंदन धड़कन को महसूस कर सकते हैं, बाईं ओर से हृदय धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। कि दोस्तों यहाँ चित्र में दिखाया गया कि यहाँ किस तरह ये स्टेथोस्कोप का मॉडल ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये अपने धड़कन को महसूस करता है। जो धड़कन धड़कते हैं उसको हृदय स्पंद करते हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। तो वो कौन से यंत्र होते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप, इसको याद रखना है। वो यंत्र होते हैं हृदय को धड़कन या हृदय स्पंदन को नापने के लिए, जो नामक होते हैं हृदय स्पंदन को मापने के लिए जो होता है स्टेथोस्कोप होते हैं। आइए चित्र 11.5 में ये दिखाया गया है कि दोस्तों यहाँ पे आइए आगे बात करते हैं कि चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। कि ये ध्वनि को क्या करते हैं दोस्तों, ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस पर लगा होता है। यहाँ देखो, यहाँ एक चेस्ट पीस पर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ स्टेथोस्कोप को एक चेस्ट पर लगाया, एक कान में, जो क्या होते हैं कि जो उसके ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। कि हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने के लिए युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप एक सिरे पर एक चेस्ट में लगा होता है, जिसे एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। इसमें दोस्तों एक संवेदनशील डायफ्राम होता है कि इसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे में दो एयर पीस या श्रोता के लगे होते हैं। यहाँ दूसरे सिरे में श्रोता, 2 एयर पीस यहाँ लगे हुए थे। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं के स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं। कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके स्टेथोस्कोप को चेस्ट के पीस के हृदय पर रख करके और श्रोतिकाओं के स्पंदन को ध्वनि का अध्ययन करते हैं। कि हमारे हृदय धड़कन के दोस्तों जो धड़कते हैं या स्पंद करते हैं उसी को सुनने के लिए उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। कि
कि स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है कि आपके हृदय की स्थिति का वो आकलन करते हैं। आइए हम आपके आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप से बोला गया कि कैसे स्टेथोस्कोप को एक मॉडल बना सकते हैं। कि इसमें क्या बोला गया क्रियाकलाप 11.2 में 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। यहाँ यहाँ कीप बोल लिया गया है दोस्तों, यहाँ बी में दिखा गया स्टेथोस्कोप, ये दिखाया गया है। आइए इसी का क्रियाकलाप पढ़ेंगे कि इसमें क्या बोला गया। 6 से 7 सेंटीमीटर की व्यास की कोई कीप लीजिए और कीप के स्तंभ पर रबर की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबे को कसकर लगाइए और कीप के मुंह पर रबर की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए। और चित्र 11.5 में बी में दिखाया गया है कि दोस्तों यहाँ बी में चित्र 11.4 बी में यह दिखाया गया है कि इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों 6-7 सेंटीमीटर की व्यास वाली कोई कीप लिया गया है और कीप के स्तंभ पर रबर की एक नली या 50 सेंटीमीटर की लंबी को कसकर लगाए गए हैं और कीप के मुंह पर रबर की झिल्ली, यहाँ दोस्तों कीप के मुंह पर ये रबर की झिल्ली ये इस पर लगाया गया, ऊपर में रबर की झिल्ली लगाई गई। और क्या बोला गया इसमें कि रबर की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाएं और रबर की बैंड की सहायता से उसको बोला कि ऊपर में यहाँ कस देने के लिए कि अब रबर की नली से मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कि इसमें क्या बोला कि एक मुक्त सिरे, 2 सिरे यहाँ रबर के दिखाए गए हैं। एक बोला कि एक सिरे को कान पर रखने के लिए और एक सिरे को अपने आपके हृदय जो धड़कन है कि वहाँ रखने के लिए। इसमें क्या बोला गया कि आप अपने रबर की नली को अपने कान के पास रखिए और कीप के मुंह को आपके वक्ष के हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए कि आपको नियमित स्पंद ध्वनि सुनाई दे रही है। यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है कि आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था। कि 4 या 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। तो अपने परीक्षणों की तुलना कीजिए कि अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा ये 4 से 5 मिनट के दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन या पल्स पर सारणी 11.2 रिकॉर्ड कीजिए। इसमें बोला कि आपने 4-5 मिनट जिसने आपने दौड़े हैं उसको हृदय स्पंदन नाड़ी स्पंदन या पल्स को सारणी लिख करके दोस्तों उसमें बोला कि उसको सारणी लिखिए, आपको उसकी रिकॉर्ड कीजिए। उसकी सारणी पर या स्पंदन दर या कितने आप 4 या 5 मिनट दौड़े उसका स्पंदन दर, हृदय स्पंदन या नाड़ी पल्स को दर को लिखने के लिए बोला गया। सारणी बनाइए, उसमें लिखने के लिए कि आपको अपने हृदय स्पंदन या नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है। इसने क्या बोला कि आपके हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन ये दोनों क्या कुछ फर्क दिखाई देता है या कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न होता है। इसमें क्या बोला कि प्रत्येक हृदय स्पंदन एक धमनियों में भी एक क्या होता है दोस्तों कि आपके हृदय स्पंदन धमनियों में भी स्पंदन उत्पन्न होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन दर बताती है कि क्या बोलता है कि दोस्तों जो आपके की धमनी में जो उत्पन्न स्पंदन है वही हृदय स्पंदन दर को बताती है। दोस्तों दोनों फर्क नहीं है दोस्तों, कोई संबंध नहीं कि इसमें प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है और प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन या हृदय स्पंदन दर को बताती है। कि आइए आगे बात करते हैं कि इसमें बोला गया वही दोस्तों कि आप हृदय स्पंदन और स्पंदन दर को लिखने के लिए भी जब हृदय स्पंदन, जब छात्र का नाम इसमें दोस्तों के नाम लिखिए और हृदय स्पंदन दर और स्पंदन दर को लिखिए। और जब विश्राम की स्थिति में बोला गया, जब दौड़ते समय ये बोला गया कि हृदय स्पंदन और स्पंदन दर को लिखने के लिए। इसमें जब विश्राम की स्थिति में, जब दौड़ते हुए स्थिति में। आइए आगे बात करते हैं कि हृदय के विभिन्न लक्ष्यों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखते हैं। कि इसमें क्या बोला कि दोस्तों कि हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त, तो हमारे हृदय में दोस्तों की लगातार पंप होते रहते हैं। और क्या बोला गया कि हृदय के विभिन्न कक्षों में लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण, जो गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रहती है। इसमें हृदय में हमारे क्या होते हैं कि रक्त को हमेशा गति एक समान रूप से गति करते हैं दोस्तों लयबद्ध तरीके से और पदार्थों का भी परिसंचरण करते हैं एक लयबद्ध से। आगे बॉक्स में क्या बोला है कि देखिए कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 या 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी। कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, इसको याद रखना दोस्तों। कि मे भी आपके एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की और कितने इसमें की। 1578 ईस्वी में से लेकर 1657 ईस्वी में नामक चिकित्सक विलियम हार्वे ने की थी, इसको याद रखना। जो अंग्रेज थे उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। कि उसमें उस दिनों क्या मान्यता थी कि क्या करते हैं कि दोस्तों कि रक्त क्या करता है। उन लोगों को धारणा थी कि रक्त क्या करते हैं, शरीर में वाहिनियों में दोलन करता रहता है। उनको धारणा थी रक्त शरीर की वाहिनियों में धारणा करते हैं। तो इस मत के लिए वो हार्वे का उपहास किया गया। उन्होंने परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था कि उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे का मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके परिवार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में की मान्यता मिल गई। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि हार्वे में इतना भी खोज की थी दोस्तों कि रक्त परिसंचरण की और उन दिनों मान्यता थी कि रक्त में वाहिनियों में क्या करते दोलन करती है, रक्त जो वाहिनियों में दोलन करती है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया। उन्होंने परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार करना बंद कर दिया। तब हार्वे की मृत्यु होगी और उससे पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान के तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई। आइए कुछ जानते हैं कि बूझो जाना चाहते हैं कि क्या स्पंद या हाइड्रा से भी रक्त होता है। इसने क्या बोला कि स्पंज या हाइड्रा से भी रक्त होता है। स्पंजो या हाइड्रा दोनों जंतुओं में भी कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें स्पंजो और हाइड्रा
बोलता है कि जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं इनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन या ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि बुझो ये जानना चाह रहे कि स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। तो इसमें क्या बोला कि स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतु में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, कि स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है, और जिस जल में वो रहते हैं वहीं से वो परिवर्तित होते हैं, उसके भोजन और ऑक्सीजन आपूर्ति। जब वो बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को भी ले आता है। तो उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। उसने बोला कि जब भी परिसंचरण करते उसे रक्त के समान तरल की आवश्यकता कोई नहीं होती है। वो भोजन ऑक्सीजन उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जबकि वो बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ को भी ले आता है। कि प्रवेश करते वक्त क्या होता है कि दोस्तों स्पंज और हाइड्रा जंतु कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, उसमें जब भी जल में वे रहते हैं वहीं से वे शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। और जब भी वो बाहर निकलता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थ को भी वो ले जाता है। कि इसी परिसंचरण के नाम से समान तरल की आवश्यकता कोई नहीं होती, कि उन्हें परिसंचरण के लिए कोई भी रक्त में समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे कि हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त भी अन्य पदार्थ की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। आगे जानते हैं इसके बारे में। कि 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन, इसमें बताया गया कि जंतुओं में किस तरह उत्सर्जन होते हैं। कि आपको याद होगा कि शरीर के अवशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छवन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। कि इसमें बोला गया कि दोस्तों जब शरीर में अवशिष्ट पदार्थ के रूप में आपकी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छवन से प्रक्रम के द्वारा शरीर से बाहर। हम लोग दोस्तों हम जब भी एक शुद्ध ऑक्सीजन जंतुओं में भी जंतुओं में बोला गया उत्सर्जन की जंतु जब भी ऑक्सीजन लेते हैं सांस के द्वारा और अवशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बोला गया किस तरह वो बाहर निकल जाते हैं। कि यह ध्यान रखें कि उपाचित भोजन वही क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में भी शरीर से बाहर निकाल दिया बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम जो मालूम करेंगे कि अन्य अवशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इसे भोजन वही क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। और अभी ये मालूम करेंगे अवशिष्ट पदार्थ शरीर के कैसे बाहर निकल जाते हैं। तो आपके मन में भी यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर अवशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अवशिष्ट के रूप में भी निर्मुक्त हो जाते हैं। कि अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। कि इसमें क्या बोला कि जब हमारी कोशिकाएं होते हैं दोस्तों अपना कार्य करते हैं तो वह कुछ पदार्थ अवशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। तो हमारी कोशिका भी दोस्तों कार्य करते हैं कि कोशिका को भी क्या चाहिए दोस्तों, उसको भी कि भोजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए दोस्तों, ऑक्सीजन रक्तयुक्त ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है प्रत्येक कोशिकाएं को भी। तो बोलता है कि पदार्थ तो कुछ पदार्थ अवशिष्ट के रूप में भी निर्मुक्त होते हैं। तो अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। जो अवशिष्ट के रूप में जो पदार्थ निर्मुक्त होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ये विषाक्त होते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जो पदार्थ दोस्तों विषाक्त होते हैं इसलिए उसे शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो क्या बोला कि जो दोस्तों जंतु जब भी मल के भोजन करते हैं वो मल के रूप में पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं अवशिष्ट पदार्थ को। और इसके अतिरिक्त भी जो हमारे की कोशिका के जो कार्य करते हैं तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त करते हैं। ये अधिकांश विषाक्त होते हैं इसलिए इन्हें भी शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा कोशिका में भी निर्मित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के परिक्रम को उत्सर्जन कर। कि इसमें क्या बोलेंगे दोस्तों कि जीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अवशिष्ट पदार्थ की जब भी जीवों द्वारा जो कोशिका में निर्मित होते हैं अवशिष्ट पदार्थ दोस्तों तो वो बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। कि सजीवों द्वारा कोशिका में निर्मित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों बाहर निकल जाते हैं, उसे उत्सर्जन करते हैं। और इस भाग को क्या करते हैं, इस अंग को उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। आइए जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रक्त में उपयुक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो यह किस प्रकार होता है कि इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता की व्यवस्था आवश्यक होता है। यह व्यवस्था वीर्य के गुर्दों में उपस्थित होते हैं। कि इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। कि हमारे रक्त में भी जो अवशिष्ट पदार्थ हो उसे भी शरीर से बाहर निकाले। वो किस प्रकार होता है कि इसमें बोला गया कि रक्त को भी छानने की व्यवस्था होती है। दोस्तों हमारे रक्त को भी छानने की व्यवस्था होती है दोस्तों। यदि रक्त में भी विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इसलिए उसको छानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि बोला गया कि रक्त को भी छानने की व्यवस्था होती है। तो यह व्यवस्था वृक्क या गुर्दों द्वारा या किडनी द्वारा होता है दोस्तों। कि रक्त को भी छाना जाता है, जिससे वृक्क या गुर्दों द्वारा भी ये रक्त को कोशिका द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वीरों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। कि दोस्तों जब भी क्या होता है कि यह वृक्क दो गुर्दों में उपस्थित होते हैं, वृक्क या गुर्दों में उपस्थित होते, वृक्क या गुर्दों यह व्यवस्था वृक्क या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिका द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी या हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक उपयोगी होते हैं, एक हानिकारक पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। कि दोस्तों क्या होता है कि उपयोगी पदार्थ जो होते हैं छान करके ये क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर हटा दिए जाते हैं। इसमें क्या बोलेंगे दोस्तों कि गुर्दे जो होते हैं हमारे कि उसमें जब दो विरुक में कि जब रक्त दोनों विरुक में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी एक हानिकारक होते हैं, एक उपयोगी और हानिकारक होते हैं। दो पदार्थ होते हैं और उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और जो जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अवशिष्ट या मूत्र के रूप में बाहर निकाल लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। और विरुकों से मूत्रवाहियों से
से होता हुआ मूत्र या मूत्राशय में जाता है। इसमें क्या बोला कि दोस्तों वीर्यकोश से क्या होता है, वीर्यकोश और मूत्र वाहिनियों से होता हुआ ये क्या होता है, मूत्राशय में जाता है। कि सबसे पहले वीर्यकोश में जाता है, उसके बाद क्या होता है, वीर्यकोश से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ क्या होता है, मूत्राशय में चला जाता है। तो ये पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जल से, जो क्या होते हैं जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ जो मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, वीर्यकोश से। सबसे पहले वीर्य या गुर्दों से, उसके बाद क्या मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। ये मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। इसमें नली का आकार और मूत्राशय में ये मूत्र जो संचित होते रहता है। कि इसमें क्या बोला कि दोस्तों, यहाँ दोस्तों कि ये चित्र का अध्ययन इसमें करेंगे, इसमें अच्छे से करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है और मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है और मूत्राशय में एक पेशियाँ नली जुड़ी होती हैं और जिन्हें मूत्र मार्ग कहते हैं। आइए चित्र 11.6 में देखिए दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र को इसमें दिखाया गया कि इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, ये मूत्राशय होते हैं, इसमें इकट्ठा होते रहते हैं मूत्राशय दोस्तों। ये मूत्र मार्ग होते हैं, ये मूत्र रंध्र होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं कि दोस्तों कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाएं द्वारा उपलब्ध की जाती है। रक्त दोनों वीरकों में पहुंचती है। इसमें रक्त, इसमें देखो ये 2 वीरक है दोस्तों, ये 2 वीरक दिखाई देंगे। इसे किडनी दिखा हुआ है, 2 किडनी दिखाया गया है। एक थोड़ा नीचे की ओर होता है, एक नीचे को, एक थोड़ा ऊपर की ओर होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों जब रक्त दोनों वीरकों में पहुंचता है, ये तो बोला कि ये रक्त है ना दोनों ये रक्त इस वीरक में और दोनों वीरकों में पहुंचता है। तो रक्त दोनों वीरकों में जब पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, एक उपयोगी होता है, एक हानिकारक होता है दोस्तों। तो इसमें बोला गया है कि एक जब रक्त दोनों वीरकों में पहुंचता है, दोनों किडनी में पहुंचता है, एक उपयोगी होता है, एक हानिकारक होता है। तो बोलता है कि उपयोगी जो होते हैं, उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो उपयोगी पदार्थ होते हैं किडनी में दो रक्त प्रभावित होते हैं, एक उपयोगी रक्त, एक हानिकारक किडनी में प्रभावित होता है। जो उपयोगी रक्त होते हैं दोस्तों, जो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में पुनः घुले पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। बोलता है कि जो उपयोगी होते हैं वो पुनः रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और जो हानिकारक होते हैं दोस्तों, वो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया और हटा दिया जाता है। और वीरकों से और क्या होते हैं, वीरकों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनियों से नली के आकार में होता है, मूत्राशय में ये मूत्र संचित होते रहता है और मूत्राशय से पेशियां नली से जुड़ी होती है, मूत्र मार्ग में मूत्र मार्ग से होते हुए निकल जाता है। जैसे चित्र 11 इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों, जैसे 2 वीरक है, इसमें आई पढ़ते हैं। ये देखिए 2 किडनी है, 2 वीरक या 2 गुर्दे, इसी को किडनी बोलता है। कि उसमें बोला गया कि दोस्तों जब रक्त दोनों किडनी पहुंचते हैं, पहला या दूसरा में, तो इसमें बोला गया है कि एक हानिकारक होते हैं, एक उपयोगी होते हैं। जो उपयोगी होता है, जो पुनः अवशोषित करके क्या कर लिया जाता है, फिर पुनः रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। तो एक हानिकारक होता है, जो मूत्र के रूप में से जल से बाहर निकाला जाता है और मूत्र मार्ग में इकट्ठा कर लिया जाता है और जिसे मूत्र वाहिनियाँ द्वारा और मूत्र मार्ग द्वारा और मूत्र वाहिनियाँ से होता हुआ मूत्र मार्ग में चला जाता है और मूत्र वाहिनियों से नली होते हुए क्या करता है, मूत्र मार्ग में चला जाता है, जिसे संचित कर बाहर निकल जाता है। आइए जानते हैं मूत्र मार्ग का तो दूसरा सिरा खुला रहता है, कि जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। यहाँ मूत्र रंध्र दिखाया गया है कि दोस्तों मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला रहता है, ये मूत्र रंध्र कहते हैं। और जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है मूत्र रंध्र के द्वारा। और वीरक मूत्र वाहिनियाँ मूत्राशय या मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कि क्या बोला, किडनी के 2 होते हैं, वीरक या गुर्दे किडनी जिसको बोलते हैं दोस्तों। कि क्या तो मूत्र वाहिनियाँ या मूत्राशय या मूत्र मार्ग सम्मिलित के रूप में उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई व्यक्ति इसमें क्या बोला कि कोई व्यक्ति 24 घंटा में 1 से लेकर के 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। कि दोस्तों क्यों वो क्या बोला गया कि कोई भी व्यक्ति है ना दोस्तों, कि 24 घंटा में क्या रहता है, कि उसे याद रखना दोस्तों, कि आपसे एग्जाम में भी पूछा भी जा सकता है, मे भी, कि क्या बोलता है कि 24 घंटा में 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक मूत्र विसर्जित करते रहता है 24 घंटे कोई व्यक्ति। कि मूत्र में 95% जल होता है। इसमें बोला कि मूत्र में 95% जल होता है और 25% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, इस डाटा को आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि मूत्र में क्या होता है दोस्तों, 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% क्या होता है, अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। कि यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। कि इसमें बोला कि गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, कि पसीना या स्वेद आता है। तो स्वेद में जल और लवण होते हैं। कि दोस्तों वो पसीने में क्या होते हैं, कि जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में पराया क्या होता है, पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। कि गर्मियों में क्या होते हैं कि दोस्तों पसीने निकलते हैं, जिसके कारण वो पसीने से क्या होते हैं कि दोस्तों, कि ये सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। वो पसीने में क्या होते हैं दोस्तों, जल और लवण होते हैं, जिसके कारण वो धब्बे सफ़ेद कपड़े क्या होते हैं, वो पसीने के धब्बे दिखाई देते हैं। विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है, ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। कि दोस्तों कि जहाँ अधिक पसीना आता है, तो वो धब्बे किस रूप को दिखाता है, वो लवण के रूप को दिखाता है, जो धब्बे दिखाता है। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन है, कि इसमें क्या बोला कोई विशेष प्रयोजन है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने हुए घरों में भी रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसमें क्या बोला कि मिट्टी के घरों में बने रखा पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है, कि बोला कि मिट्टी के बर्तन जो पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है, कि इसमें बोला गया है कि इसके कारण कि जब घरों में छिद्र से के रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आता है, तो वह पानी वाष्पित हो जाता है, तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। इसमें क्या कि कितना इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि
मिट्टी से बने घर में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? जब इसका कारण क्या है कि इसके पीछे साइंस क्या है, कि जानते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है कि वो पानी क्यों ठंडा हो जाता है, कि मिट्टी के बर्तन में घरों में पानी ठंडा क्यों हो जाता है? इसका कारण यही है कि दोस्तों कि जो घरों के जो छिद्र होते हैं दोस्तों, जो घरों के छिद्र होते हैं, सो इसका क्या होता है, पानी उनके बाहरी सतह पर आ जाते हैं। तो जब भी घर में वो पानी रखे रहते हैं, वो छिद्रों से क्या होता है, रिसकर बाहर हो जाते हैं। बाहर में ऑक्सीजन से वो क्या होता है, ठंडा हो जाते हैं। जब ये पानी वाष्पित होता है, कि इसमें बोल के रिस करके बाहर हो जाता है। जब ये पानी वाष्पित होता है तो वो घड़ी में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। कि इसमें बोला गया कि जब भी ये घरों से या छिद्रों से रिसकर पानी उनके बाहरी सतह पर आ जाता है, जब ये पानी वाष्पित हो जाता है तो घरों में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीने में भी हमें अपने शरीर को भी ठंडा बनाए रखने के लिए भी सहायता करते हैं कि दोस्तों कि क्या भी करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि घड़ी का एग्जाम्पल लिया गया कि जब भी इसी हमारे शरीर को भी किस तरह की जब भी हमारे पसीने आते हैं तो बाहर की रंध्रों छिद्रों द्वारा वो अब जल जो लवण होते हैं वो ठंडा होकर क्या होते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो उसी तरह क्या बोला गया कि जब भी हमारे जो मिट्टी के बर्तन ठंडा क्यों होते हैं कि इससे क्या होते हैं कि घरों के छिद्रों से रिसकर वो पानी बाहर की सतह पर आ जाता है, ये पानी वाष्पित होता है। तो घड़े से बचा शेष पानी क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। ये दोस्तों क्या होता है कि पानी वाष्पित हो जाता है, कि जब भी छिद्रों से रिसकर पानी ये बाहर आते हैं, ये पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। ये वाष्पित कैसे होता है, ये जब भी छिद से बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के संपर्क में होते हैं और फिर ये क्या होता है, दोबारा वाष्पित हो जाते हैं, जिससे घड़े से बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीने भी शरीर से बाहर या ठंडा बने रखने के लिए में सहायता करते हैं कि पसीना भी शरीर से बाहर आते हैं और फिर ऑक्सीजन के संपर्क में वो ठंडा होता है, जिस कारण वे हमारे शरीर को ठंडा महसूस करते हैं। कि आप बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कभी-कभी किसी व्यक्ति के पृथक या वृक्क काम करना बंद कर देता है, कि कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तों किसी का या वृक्क या किडनी काम करना बंद कर देता है। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण भी हो सकता है, कि बोला कि किसी संक्रमण चोट के कारण वृक्क की अक्रिया हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि जैसे हमारी किडनी होते हैं, अक्रिया हो जाने के बाद स्थिति में क्या होता है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाता है। कि इसमें बोलता है कि जब भी हमारी किडनी खराब होते हैं या किडनी में कोई किडनी काम करना बंद कर देते हैं या उसमें संक्रमण हो जाते हैं, चोट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो किडनी अक्रिया हो जाते हैं और स्थिति क्या होती है कि रक्त में अपशिष्ट पदार्थ का मात्रा बढ़ जाता है, कि जिसके कारण रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाने के कारण किडनी खराब होती है। ऐसे व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। कि दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि क्या होता है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति को किडनी काम करना बंद कर देता है, ऐसे संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है कि किडनी की अक्रिया हो जाने के कारण स्थिति रक्त में अपशिष्ट पदार्थ का मात्रा बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित नहीं कम संभव है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उससे अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाता है, कि जो हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, कृत्रिम या कोई या कृत्रिम किडनी लगाया जाता है, उसे छानकर क्या किया अपशिष्ट पदार्थ को हटा लिया जाता है। कि दोस्तों कि किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है। किडनी क्या करते हैं दोस्तों कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। किडनी या किसी का काम करना संक्रमित हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो दोस्तों तो हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसके कारण आदमी ज़्यादा दिन तक जीव नहीं सकते। इसलिए किडनी को क्या बोलना है दोस्तों, चाय जिस तरह हम लोग चाय पीते हैं दोस्तों, तो चाय का पत्ती जिस तरह नहीं छान लेते हैं दोस्तों, उसी तरह ये हमारी दो किडनी है दोस्तों, चाय छन्ना की तरह जो चाय को छानते हैं ना, जो उसी तरह ये चाय छन्ना की तरह हमारे शरीर के जो रक्त को अपशिष्ट पदार्थ को छानने की काम करते हैं। कि दोस्तों क्या करते हैं, रक्त में जब भी अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं उसको छान करके जो मल मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है और शुद्ध रक्त को फिर अवशोषित कर लिया जाता है, हानिकारक को मूत्र के द्वारा मूत्र मार्ग में जमा होकर के बाहर निकाल जाता है। इसी तरह ये बोला गया कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम व्यक्ति द्वारा छान को अलग किया जाता है तो उनके जीवन काल में की वृद्धि संभव है। कि बोलता है कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकला जाता है तब उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपहरण या डायलिसिस कहते हैं। कि दोस्तों क्या होता है डायलिसिस किसे कहते हैं, आपको पूछा जाएगा कि क्या होता है कि रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है जो कृत्रिम किडनी द्वारा या कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी या आर्टिफिशियल गुर्दे द्वारा छान लिए जाते हैं, उसके जीवन वृद्धि संभव होता है। इस प्रकार की छानने विधि को क्या बोलते हैं, डायलिसिस या अपहरण कहते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने सुना होगा कि उसकी डायलिसिस चल रही है, 3 महीने से डायलिसिस करवा रहे हैं हर हफ्ते जा करके। कि क्या होता है दोस्तों, उसमें यह होता है कि हमारे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं कि कृत्रिम किडनी द्वारा छानकर निकाल लिए जाते हैं। यदि उसके ये कृत्रिम पदार्थ द्वारा या कृत्रिम आर्टिफिशियल या किडनी द्वारा या छान का अपशिष्ट पदार्थ को नहीं निकाला जाएगा, वो आज ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हर हफ्ते में बोलता है कि डायलिसिस चल रही है, डायलिसिस करवाने जाते हैं हर हफ्ते में। पहले भी क्या करना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। आइए पहले जानना चाहते हैं कि क्या अन्य जंतुओं में भी मूत्र होते हैं। कि पहले जानना चाहते हैं क्या अन्य जंतुओं में मूत्र होते हैं। जंतु के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कि मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जलीय जंतु जो होते हैं कि दोस्तों जैसे अपशिष्ट रासायनिक निष्कासन की विधि में जल में उपलब्ध पर निर्भर करते हैं। कि मछली जैसे जलीय जंतु को कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया को याद रखना दोस्तों कि आपसे पूछा जाए तो मछली क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। जो क्या करते हैं, सीधे जल में घुल जाते हैं। तो पक्षी छिपकली सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या धन या सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि पक्षी या छिपकली जैसे सर्प कुछ जंतु जो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को क्या उत्सर्जन अर्ध धन या सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। अर्ध धन या सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में जो मुक्त श्वेत या सफेद रंग का यूरिक अम्ल होता है। कि क्या बोला कि दोस्तों कि यूरिक अम्ल जो सफेद रंग के होते हैं
होते हैं, जो श्वेत सफेद रंग के यूरिक अम्ल होते हैं, वो क्या कहते हैं कि पक्षी, छिपकली, सांप जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं, जो धान या सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में भी यूरिया प्रमुख होते हैं, कि बोला गया है कि मानव द्वारा अपशिष्ट पदार्थों में भी क्या होते हैं, यूरिया प्रमुख होते हैं। जैसे मूत्र में यूरिया होते हैं दोस्तों, जो मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया होते हैं। कि 11.3 में देखेंगे पादपों में भी परिवहन होता है, कि दोस्तों कि आगे पढ़ेंगे कि पादप में कैसे परिवहन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि ये पौधे या पादप अपनी जड़ों या मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। कि हमने पढ़ लिया कि दोस्तों कि क्या होता है कि पौधों द्वारा अपनी जड़ों से क्या करते हैं कि मृदा से जल, खनिजों, पोषकों का अवशोषण करके अपनी पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। कि अपनी जड़ों द्वारा क्या करते हैं, जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करके पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पत्तियों के लिए भोजन पदार्थ बनाती है। कि जल क्या करते हैं दोस्तों, जल या पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अपनी पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कि जो पौधे या पादप जड़ों द्वारा मृदा से क्या करते हैं, जल और खनिजों को, पोषक तत्व को अवशोषित करके उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराते हैं। और पत्तियों क्या करते हैं, पत्ती जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा या पौधे भोजन बनाती है। अध्याय 10 में या आपने यह पढ़ लिया है। सभी जीवों का भोजन उसके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। कि सभी जीवों का भोजन उसके लिए क्या होता है, कि ऊर्जा का स्रोत होता है। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निमुक्त होती है। इसमें क्या बोला कि जीव की जितनी प्रत्येक कोशिका होते हैं, जीव की प्रत्येक कोशिका में भी क्या होते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन होने से, कि जीव क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। तो क्या बोलेंगे, जीव भी क्या होते हैं, प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा विमुक्त करते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, वही ग्लूकोज क्या होता है, विखंडन होकर के ऊर्जा विमुक्त करते हैं। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन के मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में करती हैं। इसमें क्या बोला, कोशिकाएं क्या करती हैं, इस ऊर्जा का उपयोग करके कि जीवन के मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में कार्य करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराई जाए। और ये क्या कहते हैं कि क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधे का जड़ों द्वारा अवशोषित जल या पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचता है। तो पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते या पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जल खनिजों का परिवहन क्या होता है, कि पादप या मूल या जड़ों द्वारा जलों द्वारा जल तथा खनिजों का अवशोषित करते हैं। कि जो भी पादप होते हैं दोस्तों अपने मूल या जड़ों द्वारा क्या होते हैं, जल या खनिजों का अवशोषण करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं, जो तो पादप के जो मूल होते हैं ना या जड़ होते हैं, उस मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक तत्व और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि मूल रोम जो होते हैं जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थ और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो मूल रोम में घुले हुए जो खनिज, पोषक पदार्थ होते हैं ना, जो जल के क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि मूल रोम जो होते हैं ना, मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। चित्र 11.7 में दिखाया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, चित्र 11.7 में दिखाया गया है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है। पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें बोला गया कि दोस्तों कि आप क्या अनुमान लगा सकते हैं जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है और पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। कि भुजों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, भुजों सही है। पाइपों में मृदा से जल का पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिका होती है। और वाहिका विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। कि इसमें क्या बोला गया, जो तो जिस तरह से हमारे घरों में पाइप लगी होती है, उसी तरह के भी पादप में भी जो पाइप के द्वारा या पादप में जो जल का पोषक तत्व परिवहन या पाइप जैसी वाहिकाएं होती है, उसी वाहिका विशेष कोशिकाएं की बनी होती है। जो वाहिकाएं जो होती है कोशिकाएं बनी होती है, जो संवहन ऊतक बनाती है। वही क्या होता है, संवहन ऊतक बनाती है दोस्तों। जो वाहिकाएं, जो कोशिकाएं बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। ये ऊतक कोशिकाएं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। कि इसमें क्या बोला गया, ऊतक कोशिका का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। कि इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि सबसे पहले इसमें क्या बोला गया कि मृदा में की पदार्थ में मृदा से जल या पोषक तत्व के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। और वाहिकाएं विशेष रूप से कोशिकाएं बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। और ऊतक कोशिका का वह समूह होता है जो जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करते हैं। कि उसमें बोला कि ऊतक कोशिका का वह समूह होता है। ऊतक जो होता है दोस्तों कोशिका का वह समूह होता है जो किसी जीव में कार्य विशेष को संपादित करता है। कि दोस्तों कार्य विशेष को संपादित कौन करता है, दोस्तों कोशिका के ऊतक करते हैं दोस्तों। जो हमारे और जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए वो पादप में जो संवहन ऊतक होता है, जो संवहन ऊतक ही क्या कहते हैं दोस्तों, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं।
कि जालम दारू समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसमें बोला गया है कि जालम दारू वो होता है कि सबसे पहले होता है कि दोस्तों कि संबंध ऊतक ऊतक होते हैं जो हमारे पाइप पाइप जैसे आकार के वाहिकाएं होते हैं जो कोशिकाएं की बनी होते हैं जो संबंध ऊतक बनाती है ये ऊतक कोशिका के वह समूह होते हैं जो जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करते हैं और जल पोषक तत्व परिवहन के लिए पादप में जो संबंध ऊतक होता है उसे जालम कहते हैं। पादप में जो संबंध ऊतक होता है दोस्तों उसी ऊतक को क्या कहते हैं जालम कहते हैं। जो जल पोषक तत्व के परिवहन के लिए पादपों में जो संबंध ऊतक होते हैं जल या पोषक तत्व जो परिवहन कौन करता है दोस्तों वही ऊतक करता है जो जिसे संबंध ऊतक कहते हैं उसी को जालम या दारू कहते हैं। जो देखेंगे चित्र 11.7 में जालम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों जैसे हमने देखा था दोस्तों केशिकाएं जब हम लोग की पढ़े थे धमनियों और सिराएं में देखे थे दोस्तों तो वो छोटे छोटे भाग में वो जालम वो छोटे छोटे ऊतकों में विभाजित हो गया। उसी तरह बोला गया है कि जालम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाया जाता है। यहाँ दोस्तों ये दिखाया गया ये चित्र 11.7 में जल और खनिजों का परिवहन ये में दिखाया गया और मूल के एक भाग में और बी में किसी वृक्ष में इसमें दिखाया गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि जिसे जालम या दारू कहते हैं। इसमें दिखाया गया है कि दोस्तों मूल डोम तो इसमें दिखाया गया इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि जो पादप या मृदा से जल और पोषक तत्व का परिवहन करते हैं ये पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पाइप जैसे वाहिका दिखाई गई ये पाइप जैसे वाहिका दिखाई ये दोस्तों पाइप जैसे वाहिका होती है छोटी छोटी वाहिका होती है पाइप जैसा। इसमें क्या बोला गया है कि जो संबंध ऊतक बनाती है जैसे पाइप जैसे वाहिकाएं होती है वाहिका विशेष कोशिका की बनी होती है जो संबंध ऊतक बनाती है ऊतक कोशिका का वह समूह होता है जो किसी जीव या कार्य विशेष को संपादित करते हैं। फिर और जो पोषक तत्व परिवहन के लिए पादप को संबंध ऊतक होते हैं वो जालम या दारू कहलाते हैं। यही दोस्तों यही ऊतक और ये जालम या ऊतक यही होता है दोस्तों इसको दारू कहलाता है। जो ये मूल डोम हो गया दोस्तों जो मूल जिसे जल खनिज लवण हम लोग प्राप्त करते हैं जो पौधे प्राप्त करते हैं और उसे एक वाहिका द्वारा ये वाहिका द्वारा हमारे ये कोशिका के ऊतक तक पहुंचती है। उसी संबंध ऊतक को जालम दारू या कहते हैं। जालम चैनलों या नालियों का सतत जाल बनाता है। जालम क्या बोलता है कि सतत जैसे ये दोस्तों कि जालम ये सतत समूह या जालियों का ये जाल बनाता है। ये दिखाया गया किस तरह ये जाल की तरह है। इसमें क्या बोला गया है कि जालम चैनलों या नलियों द्वारा सतत जाल बनाता है जो मूलों को तनों या शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों को जालम ये होता है कि दोस्तों ये जाले जैसे होते हैं। ये जाले जैसा होता है जो हमारे कोशिका या पत्ती तक जुड़े होते हैं जिसे वो भोजन प्राप्त करते हैं और मूल डोम से जल खनिज प्राप्त करते हैं। ये जालनुमा होते हैं। यही इसमें बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो जालम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है और जो मूलों को तने या शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बनाता तंत्र पूरे पादप या जल का परिवहन करता है। इसमें क्या बोला गया जो जालम या चैनल होते हैं नलियों होते हैं ये वो सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने या शाखाओं या दोस्तों जो सतत जाल है यही सतत जाल बनाता है। जो ये सतत जाल है जो हमारे पत्तियों तक जुड़े हुए रहते हैं और मूल डोम तक जुड़े हुए रहते हैं। मूल डोम से जल खनिज लवण प्राप्त करते हैं और पत्तियों से भोजन तक प्राप्त करते हैं। ये जाल बनाते हैं सतत जाल बनाते हैं जो मूल तने शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार पूरे तंत्र पादप परिवहन पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। इस प्रकार से ये तंत्र क्या करते हैं जो जालनुमा होते हैं ये पूरे पादप में क्या करते हैं जल का परिवहन करता है। तो आप जानते हैं कि पत्तियों भोजन का संश्लेषण करते हैं कि जैसे बोला गया कि पत्ती क्या करते हैं भोजन का संश्लेषण करते हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाता है। इसमें क्या बोला कि भोजन को क्या करते हैं भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाता है। यह कार्य एक संबंध ऊतक द्वारा किया जाता है कि संबंध ऊतक क्या करते हैं दोस्तों जो भोजन होते हैं पादप के जो भोजन होते हैं वो सभी भागों में ले जाते हैं। यही संबंध ऊतक होता है जिसे फ्लोएम या पोषक वाहक भी कहते हैं। इस संबंध ऊतक को क्या कहते हैं फ्लोएम या पोषक वाहक भी कहते हैं। इस प्रकार जालम या फ्लोएम पादप में पदार्थों का परिवहन करते हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जालम क्या है या फ्लोएम क्या है। ये पत्तियों भोजन संश्लेषण करती है और भोजन पदार्थ के सभी भागों में ले जाता है जिसे संबंध ऊतक द्वारा जिसे फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम क्या होता है जो पोषवाहक कहते हैं ये संबंध ऊतक द्वारा भोजन को प्राप्त करते हैं जिसे फ्लोएम कहते हैं। ये जालम या फ्लोएम पदार्थों का परिवहन करते हैं कि क्या कहते हैं जालम और फ्लोएम क्या करते हैं दोस्तों कि पदार्थ में ये परिवहन का काम करते हैं। इसमें यही जालनुमा होते हैं ये जालम इसकी जालनुमा जालम होते हैं ये पदार्थों या पोषक तत्व का परिवहन करते हैं। जालों या आई पट्टी पहले क्या कहती है कि पहले ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियों या सूख गई हो तो वे कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है वो जल में किस प्रकार प्रवेश करती है। पहले ये जानना चाहती है कि उसकी माँ क्या करती है कि भिंडी और अन्य सब्जियाँ सूख गई है तो उसको वह क्या करती है कुछ देर के लिए क्या करते हैं जल में डुबो देती है। वो जानना चाहती है कि उसमें जल कैसे प्रवेश करते हैं। वो बोलता है कि जब भी वो या सब्जी या अन्य भिंडी जैसे सूख जाते हैं तो उसको जल में डुबो देते हैं जिस कारण वो जानना चाहती है वो जल में जल किस तरह प्रवेश करती है वो सब्जी में। एक क्रियाकलाप समझेंगे। ये बड़ी साइज का एक आलू लीजिए और उसके ऊपरी छिलके को उतार दीजिए। उसके एक सिरे को काटकर चपड़ा आधार बना लीजिए। अब दूसरे सिरे पर एक गहरी खोखली या गुहा बनाइए और गुहे को शक्कर के घोल से आधे तक भर लीजिए और अब आलू में एक पिन घुसाकर घोल के असर को चिन्हित कर लीजिए। जैसे चित्र 11.8 में दिखाया गया है। ये चित्र 11.8 में दिखाया गया है कि दोस्तों किस तरह से ये कोशिका में जल का परिवहन दिखाया गया है कि आलू लिया गया है और शक्कर का घोल लिया गया है। जो शक्कर का घोल लिया गया है उसे एक पिन की सहायता से या पिन की सहायता से उसे छेद कर दिया गया है या पिन की सहायता से और जल भी इसमें ये लिया गया है। जल भी लिया गया है। कोशिकाएं से जल का परिवहन इसमें दिखाया गया है कि कोशिका से किस प्रकार जल का परिवहन दिखाया गया है।
इसमें क्या बोला गया है कि कि आलू उसमें देखा गया है कि जो आलू लिए थे उसमें एक सिरे को काट के चिपटा बनाया गया था, अब दूसरे सिरे को एक खोखली गोहा बनाया गया था और गोहा को शक्कर से घोल से आधे तक भर दिया गया था और आलू में एक पिन घुसाकर घोल के असर को चिह्नित कर दिया गया था और आलू के को जलयुक्त किसी बीकर में रख दीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बीकर में जल का स्तर पिन के असर से नीचे रहे और इस व्यवस्था को कुछ घंटों तक ऐसे ही रखा रहने दें और आप पाएंगे कि आलू की गोहा में शक्कर के घोल का असर बढ़ जाता है। कि इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि इसमें बोला गया है कि जो आलू की गोहा में शक्कर के घोल का असर बढ़ जाता है। इसमें यह बोला गया है कि दोस्तों कि जब भी कि आलू को जलयुक्त किसी बीकर में रख दिया जाता है तो यह क्या सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बीकर में जल का स्तर पिन के स्तर से नीचे रखा जाता है। इस व्यवस्था कुछ घंटों तक छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि आलू की गुहा में शक्कर के घोल का असर बढ़ जाता है। उसमें जिसमें शक्कर रखा गया था और नीचे पानी रखा गया था उसमें क्या होता है कि दोस्तों वो क्या होता है कि वो शक्कर की घोल की मात्रा बढ़ जाता है। आलू के भीतर जल कैसे चला गया, उसमें बोला आलू के भीतर जल कैसे गया, जो अल्प दूरी तब जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसी प्रकार मृदा से भी मूल की जाइलम वाहिका में जाता है। इसमें क्या बोला गया कि आलू की गुहा में शक्कर के गल को जल का जो घोल है बढ़ गया, वो आलू के भीतर जल कैसे चला गया, तो अल्प दूरी तक जल की एक कोशिका से दूसरी में जा सकती है। इसी प्रकार से मृदा से भी क्या बोलता है कि अल्प दूरी से जल एक कोशिका दूसरी कोशिका में जा सकते हैं। इसी प्रकार से मृदा से भी जल क्या है मूल जाइलम वाहिका में जा सकती है। इसी 11.7 दिखाया गया। आइए पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन के कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निमुक्त होते हैं। तो ये पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व या जल अवशोषित करते हैं। कि पादप क्या करते हैं कि मृदा से खनिज पोषक तत्व या जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया ये सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। कि क्या बोला गया कि दोस्तों कि पादप क्या करते हैं कि मृदा से खनिज या पोषक तत्व जल द्वारा अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित किया गया सारा जल क्या करते हैं पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। इसमें क्या बोला है कि जो होता है कि पत्ती की सतह से क्या होता है, पत्ती की सतह उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। इसमें क्या बोला कि पादप जब मृदा से खनिज या पोषक तत्व जल या पोषक अवशोषित करते हैं, पादप क्या करते हैं अपनी क्या करते हैं जड़ों से पादप या खनिज तत्व या जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल क्या करते हैं पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा क्या होते हैं जल वाष्पित हो जाते हैं और पत्तियों से जल के वाष्पन से ये चूषण या अभिकर्षण या खिंचाव विकसित हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि पत्तियों से क्या होते हैं कि जल के वाष्पोत्सर्जन से ये चूषण या आकर्षण या खिंचाव वो हो जाता है। कि क्या करते हैं जो पादप की जो जड़ें होते हैं उसे खनिज जल लवण अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक क्या करते हैं कि और अवशोषित किया गया सारा जल जो पाद या पोषक पादप द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है और पत्ती क्या करते हैं कि सतहों को उपस्थित रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाते हैं और पत्तियों से जल के वाष्पन से चूर्ण या अभिकर्षण या खिंचाव के विकसित हो जाते हैं। बुझो जाना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। कि इसमें बोला गया है कि पादप क्यों मृदा में अधिक मात्रा में जल अवशोषित करता है और फिर उन्हें वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें बोला गया कि मृदा क्या करते हैं कि क्या बोला पादप क्या करते हैं कि क्यों मृदा में अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल। तो ये वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं, वही विशाल वृक्षों में बहुत अधिक गहराई तक जल का अभिकर्षण या खिंचाव इसी प्रकार से होता है। वाष्पोत्सर्जन या पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि बड़े बड़े वृक्ष भी जो होते हैं दोस्तों कि वो लंबे जड़ें होते हैं, उसमें वो जड़ें क्या करते हैं कि वो वृक्ष की विशाल जड़ें होते हैं जो अधिक ऊंचाई से जल का खिंचाव करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं वाष्पोत्सर्जन करते हैं और ठंडा और पादप को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। कि तो इसलिए दोस्तों क्या करते हैं वृक्ष लगाना कितने इंपॉर्टेंट है। वृक्ष क्या करते हैं कि लंबे जो वृक्ष होते हैं उसकी जड़ें द्वारा जल खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पत्तियों द्वारा क्या करते हैं वाष्पोत्सर्जन करते हैं और इसी जल का अधिकर्षण या खिंचाव के प्रकार के कारण वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक करते हैं। आपने सब को पढ़ लिया दोस्तों कि जितने शब्द हैं ये शब्द को पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के ऊपर दोबारा देखना, इस शब्द को आप पढ़ लिए तो दोबारा रिवीजन। आपने क्या सीखा ये पढ़ते हैं कि अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रभावित होने वाले रक्त की विभिन्न कोशिकाएं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जन के अवशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। इसमें क्या बोला गया जंतुओं में भी शरीर में प्रभावित होने वाले जो रक्त होते हैं विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अवशिष्ट पदार्थों का भी लाता है। इसे जंतुओं में भी शरीर से प्रभावित होने वाले क्या होते हैं रक्त विभिन्न कोशिकाओं तक जाते हैं दोस्तों। जो रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन ऑक्सीजन का वितरण करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि जो जंतु होते हैं शरीर में जो शरीर में प्रभावित होने वाले रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन ऑक्सीजन वितरण करते हैं। जो रक्त जो प्रभावित होते हैं विभिन्न कोशिकाओं को जो भोजन और ऑक्सीजन, तो रक्त क्या करते हैं दोस्तों कोशिकाओं क्या करते हैं भोजन प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जन के रूप में क्या करते हैं अवशिष्ट पदार्थ को। तो इतना सीधी सी बात है कि आप ये जान लो कि जो शरीर में कोशिकाएं होते हैं तो रक्त क्या करते हैं कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। रक्त करते हैं कोशिकाओं क्या करते हैं भोजन और अवशिष्ट के रूप में और उत्सर्जन के रूप में अवशिष्ट के रूप में बाहर निकाल लिए जाते हैं शरीर से। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है हृदय और रक्त वाहिनियां होते हैं।
मानव शरीर में रक्त और धमनियाँ और शिराएँ में प्रभावित होता है कि मानव शरीर में जो रक्त होते हैं ना, जो दोस्तों मानव शरीर रक्त जो धमनियाँ और शिराओं में भी प्रभावित होते हैं तथा हृदय पंप की तरह कार्य करते हैं। हृदय क्या करते हैं? पंप की तरह कार्य करते हैं। जो क्या करते हैं? जो मानव शरीर में जो रक्त होते हैं, धमनियाँ और शिराओं में प्रभावित होते हैं पंप के कारण, जो पंप कार्य करते हैं पंप के कारण। रक्त में प्लाज्मा या लाल रक्त या आरबीसी या श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाएँ या प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं वो होते हैं। रक्त का लाल रंग या लाल वर्णक युक्त हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होते हैं। जो लाल रक्त होते हैं दोस्तों हमारे शरीर में लाल रक्त क्या होते हैं? ये हेमोग्लोबिन के लाल वर्ण के कारण जो उपस्थिति वो लाल रंग दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में या 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त को ले जाती हैं। धमनियाँ क्या करते हैं? हृदय से धमनियाँ एक बात याद रखना दोस्तों, धमनियाँ क्या करते हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाते हैं। और शिराएँ क्या करती हैं दोस्तों? शिराएँ क्या करते हैं? पुनः फिर जितने भी रक्त को फिर वापस हृदय में लाती है। शिराएँ शरीर के सभी भागों से रक्त को क्या करते हैं? वापस हृदय में लाते हैं। धमनियाँ क्या करते हैं दोस्तों? हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुँचाते हैं और शिराएँ क्या करते हैं? शरीर के सभी भागों के रक्त को हृदय में पहुँचाते हैं। ये इसको याद रखना दोस्तों कि आइए आगे बात करते हैं कि शरीर में से विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने अपशिष्ट पदार्थ मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, जो 2 गुर्दे जिसे किडनी कहते हैं दोस्तों। तो 2 मूत्रवाहियाँ होते हैं, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि मानव उत्सर्जन में 2 वृक्क होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं, 2 मूत्रवाहियाँ होते हैं, एक को मूत्राशय बोला गया, एक को मूत्र मार्ग बोला गया। लवण यूरिया जल के साथ या स्वेद या पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। कि उसमें बोला गया कि लवण जो यूरिया होते हैं दोस्तों, तो जल के साथ सफेद या पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया या उत्सर्जित करते हैं। मछली क्या करते हैं दोस्तों? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, इसको याद रखना, अपशिष्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। मछली क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। पक्षी या कीट या छिपकली या अर्धघन या घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल को क्या करते हैं? ये उत्सर्जन करते हैं। बोला गया कि यूरिक अम्ल को उत्सर्जित कौन करता है? अपशिष्ट एग्जाम में पूछा, पक्षी या कीट या छिपकली ये क्या करते हैं? यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं। पादप क्या करते हैं? मूलों द्वारा जल खनिज पोषक तत्व से अवशोषित करते हैं और पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व या जाइलम नामक संबंध ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। इसमें क्या बोला कि पूरे पादप क्या करते हैं? जल के साथ पोषक तत्व जो होते हैं जाइलम नामक संबंध ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। और पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन या फ्लोएम नामक संबंध ऊतक द्वारा होता है। इसमें क्या बोला गया है? पादप के विभिन्न भागों में जो भोजन का परिवहन होता है, जो पादप के विभिन्न भागों में ये भोजन का परिवहन जो होता है, ये फ्लोएम नामक संबंध ऊतक के द्वारा होता है। इसमें कि पादप के विभिन्न भागों में जो भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संबंध ऊतक द्वारा यह होता है। इसको याद रखना दोस्तों, पादप में के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन जो होता है, पादप के विभिन्न भागों में जो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम नामक संबंध ऊतक के द्वारा क्या होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में ये बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। इसमें क्या बोला गया है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है? रंध्रों से क्या होता है कि रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण या चूषण या बल निर्मित होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है दोस्तों कि जड़े से क्या होता है? जल खनिज लवण क्या होते हैं? पादप जो होते हैं कि क्या होता है? एक चूषण बल निर्मित होता है दोस्तों। ये चूषण बल के कारण के मूल द्वारा पादप क्या करते हैं? अवशोषित जल अविकर्षित खींचकर होकर अपने पत्तियों तक पहुंचता है। कि इसमें क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या करते हैं? जो पत्ती वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या है? चूषण बल निर्मित होते हैं। ये चूषण बल निर्मित होते हैं। आपको यह पूछा जाएगा जो चूषण बल कैसे निर्मित होते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होते हैं। जो जल का ह्रास होते हैं, जल के वाष्पोत्सर्जन से उसी के चूषण बल निर्मित होते हैं, जिस कारण जो मूलों द्वारा पदार्थों से क्या होता है कि अवशिष्ट जल खनिज अवशोषित खींचकर तने से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। कि आपको दोस्तों आप इसको अभ्यास करना, इस वीडियो को पूरा देखना, इसको अभ्यास करना। इसको मैं धीरे-धीरे स्लाइड कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आप अभ्यास करना। इसमें बोला गया कि आप जानते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को यह शल्य क्रिया या चोट लगने में से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता तो इसी परिपूर्ति का मात्र एक ही तरीका है रक्तदान करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की समानता आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वच्छता से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती, न कि इससे स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन देखेंगे अगले चैप्टर में।